तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 172 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फैंग ने विंडमिल को चैलेंज कर दिया होता है और उसे बुलाने के लिए लू फैंग बड़ी जोर से चिल्लाता कि विंडमिल तुम कहाँ हो। अब यहाँ पे लू फैंग के चिल्लाने पर पूरे सिटी में इसका आवाज गूंज जाता है और हमें थोड़ी दूर पे दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग देखता है कि उसके थोड़े दूर पे ही एक ह्यूमन आता है। वो ग्रीन हेयर रूट होता है और उसके पास एक व्हील लाइक स्पेड वेपन जो कि रेजर की तरह शार्प एजेस रखे हुए होता है। वो कोई और नहीं विंड मिल होता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं हुआ था कि तुम इतने जोर से चिल्लाओगे। और यहाँ पे वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे इस दहाड़ ने सबको सुन लिया होगा, इसके वजह से सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो लू फैंग कहता है कि उन्हें सुनने दो, इससे क्या होता है। और अभी के मर्तबा लू फैंग के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और एनर्जी भरा हुआ था जो कि बहुत बहुत ज्यादा था। और यहाँ पे ग्रीन हेयर उसको देख के ये सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मैडमैन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा को कैसे रिलीज कर पा रहा है। अब उसे यहाँ पे नहीं पता था कि लू फैंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बॉडी को पोजेस करता है जो कि एक स्लाउटर बेंग है जो कि किसी को मारना मैं सोचता नहीं, वो किसी को बड़े ही आराम से मार देता है। और अगर लू फैंग के पास गोल्डन हॉर्न बेस्ट की बॉडी नहीं होती तो लू फैंग के पास सिर्फ इनहेरिटेंस ही रहती यूनिमो प्लैनेट की, जिसकी वजह से सिर्फ वो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में ही अपना जलवा दिखा पाता और वो इतने यूनिवर्सल लेवल पे नहीं आ पाता। लेकिन जबकि उसके पास ये पोजीशन है तो वो टॉप जीनियसेस ऑफ इंटायर ह्यूमन रेसेस में आ सकता है। और उसका डेस्टिनेशन यही था कि वो और बड़ा करेगा और वो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार फिल्टर ही सीमित नहीं रहेगा। और यहाँ पे उसके पास यही सबसे बड़ा बेनिफिट भी होता है कि उसके पास बहुत ज्यादा सेवर्जी और ब्रूटैलिटी होता है जिसकी मदद से वो किसी पे भी रहम नहीं दिखा पाता है। और यहाँ पे वो इसी के अंदर डूब गया होता है। लू फैंग इसको अपने अंदर से बाहर निकालना चाहता था और लू फैंग उसके चारों तरफ देखता और देखता है कि वहां पे कई सारे बंदे आ चुके होते हैं जो कि लू फैंग के उसी दहाड़ के कारण वहां पे पहुंच चुके होते हैं। और अब फिर उन सबको आता देख लू फैंग उन्हीं की तरफ देखता है और वो सब भी देखते हैं कि ये तो मैडमैन है और ये दूसरा बंदा ये तो विंडमिल है। और यहाँ पे सब लोग बात करने लगते हैं कि ये तो दोनों जीनियस है और यहाँ पे मैडमैन ही होगा जिसने इतना दहाड़ कर विंडमिल को यहाँ पे चैलेंज किया होगा। और यहाँ तो ऐसा कोई बंदा ही नहीं है विंडमिल को चैलेंज करने वाला सब मैडमैन के अलावा। और वो क्या था कि चलो ये बहुत ही मस्त होने वाला है क्योंकि ये फाइनल डे है और मैडमैन विंडमिल के अगेंस्ट जाने वाला है। और सब लोग बात करने लगते हैं कि मैडमैन और विंडमिल में कौन जीतेगा। कौन जानता है मैडमैन क्या करने के कैपेबल है। उसने मैडमैन जो कि लू फैंग था उसने डेविल आइस्ट्रेड और बोस जैसे ऐसे बंदों को मारा था। लेकिन बात करें विंडमिल की तो वो इससे भी बड़े जीनियस को मार चुका था। और इसी कारण उन सब का कहना मुश्किल हो रहा था कि आखिर लू फैंग और विंडमिल में से कौन जीतेगा। और अब फिर थोड़े ही समय में 1000 डिस्टेंस के दूर पे कई सारे वॉरियर्स वहां पे इकट्ठा हो चुके थे जो कि उन दोनों को देख रहे होते हैं। और यहाँ पे ये मैच बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में भरी हुई होती है। अब लू फैंग उन सब वो दोनों भी देखते हैं और वहां पे लू फैंग कहता है कि यहाँ पे कई सारे लोग जमा हो चुके हैं। तो वो बंदा कहता है कि हाँ ये सब तुम्हारे दहाड़ने की वजह से हुआ है, अब यहाँ पे मुश्किल भी आ सकती है। और वो कहता है कि हमारे बैटल में कोई ना कोई एक तो जरूर विन करेगा और अगर नहीं विन भी किया तो हम सब इतने थक सकते हैं कि वो लोग इसका फायदा उठा के हमें मार सकते हैं। और वो कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो लू फैंग भी इसमें हामी भर। अब यहाँ पे हमें बताया जाता कि अगर ये रियलिटी में होता तो उसके इंटरनल वर्ल्ड के कारण वो अपने इंजरीज को बड़े आराम से हील कर सकता था। लेकिन अभी वो फर्स्ट वर्ल्ड में था जिसके कारण उसकी बॉडी सेल और रिजनरेशन एबिलिटी बाकी सबके तुलना ही हो गई थी, जिसके कारण वो अगर इंजरी हो जाता तो ये उसके लिए खतरा हो सकता था।
लू फैंग कहता है कि अगर यहाँ पे इतने सारे बंदे हैं तो इन्हें देखने से मुझे ये लगता है कि हमें पहले इन सबको ही मार के इन सबको रास्ते से हटा देना चाहिए। तो ये सुनकर वो ग्रीन हेयर ड्यूड भी इसकी हामी भरता और कहता है कि ठीक है चलो इन सबको मार देते ताकि ये लोग बाद में आके हमें डिस्टर्ब न कर सके। और ये साउंड पूरी जगह फैल जाती है जिसे सुनकर जितने भी लोग वहां होते सारे शौक में चले जाते हैं। और ये सुनकर वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि ये दोनों मिलकर उन सबको मार डालेंगे। और लू फैंग उस सब से कहता है कि तुम काइंड नहीं हो, मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा मार के मेरे पीछे आना। और यहाँ पे वो दोनों बात करने के बाद उन सबको मारने के लिए निकल जाते हैं और वो सब पूरे पागलों की तरह उन सबको मारने लगते हैं। अब यहाँ पे सब लोग देखते हैं कि जैसे ही वो सब आ रहे हैं वो लोग भागने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ से भागो, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। ये विंडमिल और मैडमैन दोनों पागल हो चुके हैं और हमें दिखाया जाता है कि जितने भी बंदे होते हैं वहां से भागने लगते हैं। यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो जीनियस कहलाने के लायक थे क्योंकि ये सब बंदे थंडर गॉड के लेवल के आते थे, लेकिन यहाँ पे उनके सामने मैडमैन और विंडमिल जैसा बनना था जो कि उनके सामने टिक पाना नामुमकिन था। अब कई सारे लोगों को मारने के बाद लू फैंग विंडमिल से कम्युनिकेट करता और कहता है कि मेरे साथ आओ। और यहाँ पे विंडमिल और लू फैंग दोनों एक साथ किसी अंडरग्राउंड टनल की ओर निकल जाते हैं। और लू फैंग और ग्रीन हेयर ड्यूड वो दोनों टनल पे बैक स्पीड से वहां पे गुजरते हुए जा रहे होते हैं और वो उस सिटी के नॉर्थर्न पार्ट में आ चुके होते हैं जहाँ का पूरा जगह विला से भरा हुआ होता है। अब यहाँ पे ये विला सेम टू सेम अर्थ के जैसा ही होता है जो कि few 100 किलोमीटर्स में फैला हुआ होता है। और लू फैंग और विंडमिल वहीं पे खड़े हुए होते हैं सेपरेट रूप पे और दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते। और अभी के दरमियान लू फैंग के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ होता, उसका खून बॉयल कर रहा होता, उसके अंदर किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा भरा हुआ होता। और विंडमिल से कहता है विंडमिल। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यहाँ पे लू फैंग सोचता है कि ये विंडमिल मुझसे कई ज्यादा स्ट्रांग है, मैंने उन तीनों को मारा लेकिन उनसे भी ये ज्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे वो विंडमिल भी कहता है कि ये आखिरी दिन है एलिमिनेशन का और ये हमारा बैटल फाइनल होने वाला है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैडमैन मैं ये बहुत क्यूरियस हूँ कि तुम्हारा रैंक क्या है। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ट्रू नेम्स तो नहीं जानते थे, इसी कारण उन्हें उनकी रैंकिंग के बारे में भी नहीं पता होता है। तो लू फैंग उससे कहता है कि मेरा 102 है और फिर लू फैंग विंडमिल से पूछता है, कहता है 42। तो ये सुनकर लू फैंग भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके अकेले की रैंकिंग उसकी 102 थी क्योंकि उसने किलिंग डेविल और बोन्स आइस ट्रेड को मारा हुआ होता है जो कि टॉप 10 सिटी में आते थे। लेकिन यहाँ पे इतने सबको मारने के बाद भी वो लोग 200 से 300 रैंकिंग को ही क्रॉस कर पाया। लेकिन यहाँ पर एक बंदा जो कि एक्चुअली 42 पे है, आखिर क्या से हो सकता है। और वो लू फैंग विंडमिल से पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास इतने ज्यादा पॉइंट कैसे आ सकते हैं। अब यहाँ पे वो विंडमिल कहता है कि यहाँ पे रैंक करने के लिए हमें बहुत सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। और वो कहता है कि तुम एक ही सिटी में रह के रह रहे थे लेकिन मैंने अलग अलग सिटी में जाके सबको मारा, वहां के एब्सोल्यूट वॉरियर को चुनकर उन सबको मार के उनके पॉइंट्स को लिया और तुम तो सिर्फ इसी सिटी में रह के इतने ज्यादा पॉइंट्स को ले लिए। और वो कहता है कि एक ही सिटी में रह के नंबर 1 आना नामुमकिन है। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि यहाँ पे एक ऐसा बंदा था जो कि दूसरे सिटी से आया हुआ था और मैंने उसे मारकर उससे 10 मिलियन पॉइंट्स को लिया था। अब ये सुनकर तो लू फैंग भी शॉक हो जाता है कि क्या 10 मिलियन पॉइंट्स। और यहाँ पे अब लू फैंग को एहसास होता है कि विंडमिल जो कि दूसरे सिटी के बंदों को भी मारकर उससे पॉइंट को गैदर कर रहा था, जिसकी वजह से अगर बात करें रैंकिंग 42 की तो वो नॉर्मल बात थी। अब यहाँ पे विंडमिल और लू फैंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और विंडमिल उससे कहता है कि एक एब्सोल्यूट वॉरियर था जिसने मुझे अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज करने पे मजबूर कर दिया था। तो मैडमैन चलो ये हमारा फाइनल बैटल है, तो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। मैं ये आशा करता हूँ कि तुम अपने फुल स्ट्रेंथ को मुझ पे यूज करोगे। और वहां पे कहता है कि एक विदाउट वर्दी ओपोनेंट के ये मैच बोरिंग हो जाएगा। और अभी उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था और लू फैंग भी उसकी तरफ देखता और कहता है कि ठीक है। और लू फैंग भी दहाड़ लगाता है और वो दोनों एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं। और अभी के दरमियान वो दोनों पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं और लू फैंग अपने गोल्डन फिश जो कि फिश इन वाटर लाइक लग रहा था वो उसी को लेके उस ग्रीन यूथ पे हमला कर देता है। और यहाँ पे वो भी बंदा अपने पास से अपने स्पेड वेपन को निकाल लेता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और यहाँ पे उसके पास
राउंड व्हील जैसा होता है कुछ, और वो उसी से उसको अटैक कर देता है। और यहाँ पे वो एक से यूज कर रहा था अटैक करने पे, तो एक यूज कर रहा था उस पे डिफेंस करने को। और यहाँ पे दोनों की वेपन टकराती है और दोनों की क्लासेस की साउंड आने लगती है। अब यहाँ पे दोनों की स्पेड वेपन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन ग्रीन यूथ वो बहुत ही डिस्क को अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा था। और ये दोनों एब्सोल्यूट जीनियस थे स्पेड ट्रेडर में, और दोनों अपने ओरिजिन लॉ के गेटवे पे आ चुके थे। और विंडमिल उस डेविल के जैसा नहीं जो कि लू फैंग के अटैक को सिर्फ डॉज ही कर रहा था और उसको डिफेंड करने में लगा था, लेकिन अभी के मुताबिक वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और विंडमिल के अटैक के कारण लू फैंग खुद को सप्रेस कर पा रहा था। और यहाँ पे उसको महसूस हो रहा था कि विंडमिल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे लू फैंग दहाड़ते हुए कहता है कि विंडमिल क्या तुमने सब इतना ही है। और यहाँ पे वो अपने ओरिजिन लॉ को गोल्डन फिश में इन्वर्स कर देता है और उसकी पावर बढ़ जाती है और वो लाइटनिंग जैसी स्पीड हो जाती है और वो उस ग्रीन यूथ की तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखकर वो भी एक्साइटेड हो जाता है और वो भी आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहां पे उसकी गोल्डन फिश के कारण उसे एक झटका लगता है, जिसके कारण उसके दोनों सेमी डिस्क अलग अलग हो जाते हैं और वो दोनों डिस्क उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। अब यहाँ पे वो ग्रीन यूथ कहता है कि मैडमैन, यहाँ के बाकी सारे सिटीज के वॉरियर्स में से तुम पहले हो कि तुमने मुझे अपने पूरी फुल स्ट्रेंथ यूज करने पे मजबूर कर दी। और फिर वो फिर से उस पे हमला कर देता है और हमें उस दो सेमी डिस्क को दिखाया जाता है जो कि 2 क्रेसेंट मून की तरह दिख रहे होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो करने लगता है और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। और ये देखकर लू फैंग भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि लू फैंग भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा था कि आखिर वो किधर से अटैक हो रहा था। अब यहाँ पे बात करें तो उसको एनर्जी मिल रही थी किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी की जो कि उस ओरिजिन होती है, और वो ओरिजिन ऑफ लॉ उस डिस्क में फ्यूज होने लगी थी, जिसके कारण उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। और यहाँ पे तभी वो बंदा अपने दूसरे वेपन को उस पे अटैक कर देता है। एक से तो वो डिफेंड कर रहा था, एक से अटैक, जिसे देखकर लू फैंग उसे अपने सोरिंग स्टेटस से अटैक करता है और उसको डिफेंड करने लगता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि लू फैंग का पूरा बॉडी पीछे की तरफ जाके एक रूप में जाके टकराता है और वहां का शीशा चकनाचूर हो जाता है। और वहां पे हमें गोल्डन फिश को दिखाया जाता है जो कि लू फैंग के पास वापस आ जाता है और फिर लू फैंग फिर से ऊपर उठता है। अभी के मुताबिक उसमें कोई भी डर नहीं था, उसमें था तो उसकी आंखों में सिर्फ एक्साइटमेंट की वो इस फाइट को एंजॉय कर रहा है। और फिर लू फैंग फिर से वहां पे आता है और वो बंदा विंडमिल वो भी ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे उसको रियलाइज होता है कि लू फैंग के पीछे कुछ आ चुका है जो कि डार्क गोल्डन रॉन्ग रड होता है, जो कि लू फैंग के पीछे बहुत ही डार्क दिख रहा होता है। और अब फिर लू फैंग उससे कहता है कि विंडमिल, तुमने सही कहा था, किसी ओपोनेंट के बिना ये बोरिंग हो जाता है। और कहता है कि तुम विंडमिल, तुम ऐसे पहले बंदे हो जो कि मुझे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को यूज करने पे मजबूर कर रहे हो। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था क्योंकि तुम पावरफुल हो और मैं अभी अपने नॉन-सन आर्मेंट्स को निकालने वाला हूँ, क्योंकि इसके बिना मैं नहीं जीतने वाला हूँ। तो ये सुनकर वो यूथ भी शॉक हो जाता है, क्या नॉन-सन आर्मेंट्स, क्योंकि उसे पता था कि नॉन-सन आर्मेंट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और उसे ये भी पता था कि नॉन-सन आर्मेंट्स एक वेपन है जो कि 2 ग्रेट ओरिजिन ऑफ लॉ और गोल्ड और स्पेस में जुड़ जाते हैं और उन सब के फ्यूज के कारण ही उसको यूज किया जा सकता है। और ये 1 ऑफ द 9 अल्टीमेट वेपन्स होते हैं जो कि कंट्रोलर टाइप स्पेड ट्रेडर्स के लिए बने हुए होते हैं। और अगर बात करें किसी भी स्टार लेवल बंदे को जो कि नॉन-सन आर्मेंट्स को यूज कर रहा है, तो ये अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि इससे अगर यूज करने पे जो भी इसके फर्स्ट लेवल को एक्वायर कर लेगा और वो अपने गोल्ड ओरिजिन लॉ को इसमें एम्पलीफायर के साथ जोड़ देगा, तो इसके बाद वो अपने लेवल में इनविंसिबल हो जाएगा। और यहाँ पे लू फैंग ने कई सारे महीनों जो कि एक्चुअल वर्ल्ड में उसने किए होते हैं और यहाँ पे 10 दिनों की सीरियस ट्रेनिंग जो कि एलिमिनेशन स्टेज होती है उसके कारण वो इस लेवल पे आ चुका होता है। और यहाँ पे लू फैंग को पता था कि ये काम करने वाला है और वो कहता है कि इनविंसिबल ये अकेले पावर को दिखाता है। और यहाँ पे वो विंडमिल भी शॉक होते हुए कहता है कि तुम सच में नॉन-सन आर्मेंट्स को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे लू फैंग उस नॉन-सन आर्मेंट्स को लिए हुए होता है और कहता है कि यहाँ पे ये पहला मैच है कि मैं इसको यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ पे उस नॉन-सन आर्मेंट्स को देखकर वो नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पीड है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वह फिर कहता है कि मैडमैन, ये हमारा फाइनल डे है एलिमिनेशन का, तो चलो देखते हैं कि तुम में कितना
दम है और वो कहता है कि तुम अपने फुल स्ट्रेंथ को यूज करना ताकि मैं देख सकूं कि आखिर लेजेंडरी नानसन आर्मेंट्स की क्या ताकत है। और फिर लू फेंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और यहाँ पे लू फेंग फिर से उस पर अटैक कर देता है और वो डार्क गोल्डन लॉन्ग रड उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। अब यहाँ पे दोनों परफेक्ट लड़ रहे होते हैं और वो दोनों अपने सोरिंग शटल के कारण लू फेंग अपने शॉर्ट फील्ड फॉर्मेशन को बड़े अच्छे से यूज कर पाया था, लेकिन इसी कारण वो अपने ओरिजिन लॉ को उसमें पूरी तरह से फ्यूज नहीं कर पाया था क्योंकि वो अभी भी आधा अधूरा था। लेकिन लू फेंग के लिए अब कोई रास्ता नहीं था और हमें उसी वक्त दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने गोल्ड ओरिजिन लॉ को उसमें इन्फ्यूज कर देता है और वो उन सबको एक ही मूव में मिला देता है। अब यहाँ पे लू फेंग उसके कंप्रीहेंशन को देख पा रहा था कि ये उतना नहीं है और उसे पता था कि वो अभी बेसिक को ही सीख पाया था, लेकिन अभी फिर भी वो इस पे यकीन करता था। और अब फिर लू फेंग उसी को लेके उस पे अटैक करने लगता है और हमें उस बंदी को दिखाया जाता है जो कि उसके लिए रेडी होता है और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जैसे ही वो उस नानसन आर्मेंट्स को वहां यूज करता है वहां पे गोल्डन रेनबो बन जाता है। अब ये गोल्डन रेनबो बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही होती है, इसी कारण ये गोल्डन रेनबो की तरह बन जाती है। और यहाँ पे वो ग्रीन हेयर रीथ भी यहाँ पे अपने दांतों को पीसते हुए उसकी तरफ पड़ता है और वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को अपने स्पेड वेपन से कंट्रोल कर रहा था। और यहाँ पे वो दोनों अपने डिस्क को उस पर अटैक कर पा रहा था, लेकिन वो देख पा रहा था कि वो उस टेरिफाइंग गोल्डन रेनबो को डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा था, उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वेपन एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ पे जो डिस्क विंडमिल यूज कर रहा था वो उससे टकराते ही अलग अलग हो जाते हैं, जिसे देखकर वो भी शॉक हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि ये आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और फिर वो फिर से उससे टकराता है, लेकिन जैसे ही वो फिर से टकराता है वो फिर से पीछे हो जाता है। और ये देखकर उसके चेहरे पे शॉक और डर दोनों दिख रहा था क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका वेपन इसके सामने कुछ काम नहीं कर रहा था। और यहाँ पे फिर से वो उसको ट्राई करता है लेकिन फिर से टकराता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन रेनबो उस हेयर मैन की तरफ बढ़ने लगता है और उसके पास कोई चांस भी नहीं होता है उसे डॉज करने का और वो वहां पे बस खड़ा होता है और लू फेंग से कम्युनिकेट करता है मेंटली और कहता है कि मैडमैन, मैंने अपने रॉन्ग मूव को यूज किया, मैं जब तुमसे अगली बार मिलूंगा तो मैं तुमसे जरूर जीतूंगा। और यहाँ पे उसकी वॉइस लू फेंग के कानों में चली जाती है, लेकिन लू फेंग इससे रुकता नहीं और वो उस गोल्डन रेनबो से उसके सर के आर पार कर देता है और यहाँ पे वो मारा जाता है और उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है। और यहाँ पे लू फेंग उसके सामने आके कहता है कि बंदे, तुमने मिस्टेक कर दी। और लू फेंग उसके बगल में ही लैंडेड होता और कहता है कि तुम सच में गेटवे ऑफ ओरिजिन ऑफ लॉ के पास आ चुके थे। अब यहाँ पे इतना आसान भी नहीं था कि मुझे तुम्हें मारना, लेकिन तुमने फोर्स को यूज किया तो तुम मुझे इसमें ब्लेम नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग ने कभी भी रियल बैटल में अपने नानसन आर्मेंट्स को यूज नहीं किया था, उसने बस वर्चुअल यूनिवर्स स्लाउटर हाउस में जाके उसको प्रैक्टिस की थी। और वहाँ पे लू फेंग ने कई सारे वैरायटी ऑफ स्टार लेवल के ओपोनेंट को चूज किया जिसके पास कई सारे कॉम्प्रिहेंशंस ऑफ ओरिजिन लॉ मौजूद थी। और अभी के मुताबिक वो गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, विंड, थंडर, लाइट, टाइम एंड स्पेस को सबको यूज करता है, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल चुका होता है। और अभी के मुताबिक लू फेंग के पास गोल्ड ओरिजिन लॉ होती है और हमें बताया जाता है कि गोल्ड बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है और वो बहुत ही शार्प और पियर्सिंग भी होता है, जिसके कारण वो विंड को बड़े ही आराम और फॉर्मलेस से उसको बियॉन्ड कंपेयर किया जा सकता है। और वो गोल्ड विंड का मुकाबला बड़े ही आराम से कर सकता था, जिसका कारण वो इससे जीत पाया था। अगर बात करें बैटल टेक्निक और स्ट्रैटेजीज की तो दोनों की अलग अलग होती है। लू फेंग पहले ही गोल्ड ओरिजिन लॉ एंट्रेंस पे आ चुका था और उसकी पियर्सिंग फॉर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, जिसके कारण उसकी अपने नानसन आर्मेंट्स के यूज करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। और लू फेंग यहाँ पे अपने ब्रूट फोर्स को यूज कर रहा था, जिसके कारण विंडमिल बड़े ही आराम से उससे हार चुका था। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उस मैडमैन और विंडमिल के बैटल को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा हुआ था। और वहाँ पे ऐसे ही करके कई सारे बंदे भी आ चुके होते हैं और वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्या
विंडमिल हारा गया है और यहाँ पे किसी को विश्वास नहीं होता है कि विंडमिल उससे मारा जा चुका है। और यहाँ पे कहता है कि यहाँ तक तो विंडमिल भी हार चुका है, तो आखिर मैडमैन का कौन मुकाबला कर सकता है। और वहाँ पे कई सारे जीनियसेस मौजूद थे और वो सारे बहुत ज़्यादा शौक हुए थे और यहाँ पे उसे पता था कि विंडमिल उस डेविल एस्ट्रेड और इवन बोन्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ पे कईयों ने तो गेस भी किया था कि मैडमैन उसे हरा नहीं पाएगा और विंडमिल ही जीतेगा, लेकिन यहाँ पे इन सबको देखने के बाद उन सबको विश्वास नहीं होता है। और अब फिर यहाँ पे सब लोगों को पता चल जाता है कि मैडमैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे सब लोग ये भी बात करने लगते हैं कि मैडमैन ने अभी विंडमिल को मारा है तो पता नहीं उसे कितने सारे पॉइंट्स मिले होंगे। अब यहाँ पे लू फेंग भी सोचता है कि विंडमिल के पॉइंट बहुत ज़्यादा थे, जिसके कारण उसके मरने के बाद उसके आधे पॉइंट मुझे मिल चुके हैं, पता नहीं मुझे कितने सारे पॉइंट मिले होंगे। और अब फिर हमें 30 डे ऑफ एलिमिनेशन को दिखाया जाता है जो कि आज फाइनल होता है। लू फेंग बड़े ही आराम से वहाँ बैठ जाता है और वो कहता है कि इस 20 दिनों में न जाने मैंने कितने लोगों को मारा है, मैंने कितने ही ब्लड बाथ किए हैं, कई सारे मैडमैन के नाम से ही डरने लगे थे। और यहाँ पे लू फेंग फिर से वहाँ पे अपने रियलिटी में आना चाहता था या फिर लू फेंग वहाँ पे आराम से बैठा होता है। और अभी के मुताबिक लू फेंग का रैंक विंडमिल का 42 था। लू फेंग अपने स्क्रीन पे देखता है जहाँ पे लू फेंग ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर पॉइंट्स 3.2 बिलियन रैंक 51। और यहाँ पे विंडमिल के मारने के कारण लू फेंग के पास 18 मिलियन पॉइंट्स मिले होते हैं, जिसे देखकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है और कहता है कि एक एब्सोल्यूट वॉरियर को मारने पे बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलता है और यही उसकी प्रायोरिटी रही थी कि। और यहाँ पे उसके इस बैटल के कारण उसको 14 मिलियन मिली थी, जो कि सिर्फ उसे एक ही बैटल में 18 मिलियन मिल चुकी थी और इसे विश्वास नहीं होता है। अब यहाँ पे हालांकि उसको मारा जा चुका था, लेकिन विंडमिल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने एक बंदे को मार के 10 मिलियन पॉइंट्स को ले लिया था। अब यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि ये बहुत अच्छा था कि अगर मैं दूसरे सिटी जाके हंट करता, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे तो नहीं मौजूद हैं, लेकिन दूसरे सिटी में ऐसे जीनियस जरूर मौजूद होंगे जो कि वहाँ पर नंबर 1 होंगे। अब लू फेंग विंडमिल को मारने के बाद 102 से डायरेक्ट 51 पे आ चुका था, जिसके कारण कई सारे गानू यूनिवर्स के पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन उसके तरफ अटेंशन आ जाता है। और यहाँ पे पहले ही उसने टॉप 1000 में आया था, तो ट्रिलियंस ऑफ सिटीजन जो कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन से होते उसको देख रहे होते हैं, लेकिन जबकि वो 51 पे आ चुका है तो ये अलग ही हिट करता है। और यहाँ पे जितना वो स्ट्रॉन्ग हायर लेवल पे होगा उतना ही ज़्यादा उसके स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और यहाँ पे सब लोग उसी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और हमें यहाँ बताया जाता है कि हर एक वर्ल्ड में टॉप 100 जो भी इसमें आता वो एक एब्सोल्यूट जीनियस कहलाने के लायक था। अब यहाँ पे लू फेंग उन सबको मारकर इन सब पे इतना आगे आ चुका था और यहाँ पे एक बंदा उसको लू फेंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। वहाँ का बंदा कहता है कि इसका नाम लू फेंग है, इसने 51 रैंक को हासिल किया है और इसका डोमेन ना भी तो 8 लेवल का होगा ही और वो एब्सोल्यूट जीनियस कहलाने के लायक है और ये ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से आया हुआ है। और उसे विश्वास नहीं होता कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर जैसा एक छोटा सा एम्पायर एक जीनियस को दिखा सकता है जो कि रैंक 51 में आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा रेयर है क्योंकि ये लोअर लेवल कंट्री है और यहाँ पे गानू यूनिवर्स में ऐसे कई सारे बड़े पड़े हैं। लेकिन अब सीन कर हमें एक इनॉर्मस लग्जरी लिविंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के गवर्निंग ऑफिसर और रॉयल्टी सारे लोग मौजूद होते हैं। और वहाँ पे सारे लोग एम्परर को बढ़ाई दे रही हो तो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन योर मैजेस्टी। और यहाँ पे वो कहता है कि एक बंदा रैंक 51 पे आ चुका है, वो 2 डिजिट पे आ चुका है, जिसे सुनकर वो भी खुश होते हैं। और वो कहता है कि ऐसे 3 बंदे हैं जो कि हमारे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से। और वो कहता है कि एक बंदा 999 पे जो कि होंग है और दूसरा 860 जो कि नबीनी है और तीसरा 51 जो कि लू फेंग है। और यहाँ पे होंग और नबीनी दोनों अमॉन्गस्ट एलाइट जीनियस के माने जाते हैं इस ब्लैक ड्रैगन माउंटेन में। लेकिन अगर बात करें लू फेंग की तो वो डेफिनेटली एक एब्सोल्यूट वॉरियर है जो कि गानू यूनिवर्स के टॉप रैंक में आता है और ये एक 2 डिजिट का नंबर था, जिसे सुनकर वो एम्परर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो कहता है कि हमारा एम्पायर इतना भी बुरा नहीं है। और वो कहता है कि हमारे एम्पायर से 3 बंदे आ चुके हैं, होंग नबीनी, वो दोनों तो आउटस्टैंडिंग है ही हैं, लेकिन लू फेंग ने हमारे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का नाम ऊंचा कर दिया है। और वो कहता है कि इसको बहुत सारे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इस लू फेंग को इसको हॉनर मिलना चाहिए।
और अब फिर हमें सीन चेंज कर होंग को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मैं अभी टॉप 1000 में आ चुका हूँ, लेकिन मुझे मरना नहीं है, क्योंकि जब मैं मरूंगा मेरे आधे पॉइंट कट जाएंगे और मैं 1001 में से ड्रॉप करके नीचे गिर जाऊंगा। और अभी के मर्तबा वो एक ब्रोकन विंडो के हाउस में होता है। लू फेंग अपनी आंखें बंद करती है, वहां पे बैठा होता है, कहता है कि मुझे कैसे भी करके कुछ लोगों को और मारना होगा ताकि मैं कुछ और आगे जा सकूं। और लू फेंग इसी के बारे में सोच रहा होता है और वो सबके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। और अभी के मर्तबा वो पूरी तरह से रिलैक्स होता है। और हमें बताया जाता है कि इन 3 अर्थ के टॉप वॉरियर्स जो कि होंग, थंडर गॉड और लू फेंग होते हैं। अब यहाँ पे थंडर गॉड ने कई सारे कॉम्प्रिहेंशन को सीखे होते चाइनीज मार्शल आर्ट्स में से, यहाँ तक कि उसने योगा को प्रैक्टिस किया होता है। और ग्रेट निर्वाणा के दौरान उसने अपने आप को मार्शल आर्ट्स में ही लगा दिया था और वो इस आर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसकी मदद से उसने अपने परफेक्शन लेवल को भी पा लिया था, जिसके कारण वो स्ट्रांग हो गया। लेकिन होंग की बात ही अलग है, उसने बचपन से ही असासिन की ट्रेनिंग ली हुई थी, जिसके कारण असासिन अपने स्ट्रेंथ को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं। और उसने होंग ने जो कि चाइनीज मार्शल आर्ट्स को भी यूज किया था और उसने अपने उसकी मदद से मेंटल स्टेट के कंट्रोल किया था। और एक असासिन होने के नाते उसने अपना रास्ता खुद बना लिया था। और ग्रेट निर्वाणा के दौरान उसने स्वेलिंग बेस्ड इंसिडेंट और ऐसे कई सारे हार्डशिप और ट्रेनिंग के बाद होंग अपने बहुत ज़्यादा इनविंसिबल हो गया था। और इन्हीं सब के कारण वो अपने तीनों ब्रदर्स में नंबर 1 कहलाता था। और इन तीनों में लू फेंग तो सबसे यंगेस्ट था, तो लू फेंग की भी इसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे उसने कभी भी चाइनीज मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग को नहीं लिया था। और अगर बात करें क्लोज कम्बैट में, तो उसकी एनर्जी होंग और थंडर गॉड के बिल्कुल आसपास भी नहीं है। लेकिन लू फेंग फिर भी उन तीनों से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि उसकी टैलेंट की वजह से ही उसको यूनो प्लैनेट का डिस्पल बनने का मौका मिला। दूसरी बात कि उसने खुद को सेक्रीफाइस करके अपने सोल को पोजेस किया ताकि वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को ले सके। और यहाँ पे तीसरी बात ये कि लू फेंग उन सबसे बहुत ही ऊपर ओहदे पे है और यहाँ पे अभी उसकी इतनी ऊपर आ चुकी है कि उसको काउंटलेस क्लैंस और एब्सोल्यूट जीनियस में भी गिना जाने लगा था। और अब फिर हमें उसी हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग आराम से बैठा होता है और एक आवाज आती है कि 60 सेकंड में एलिमिनेशन खत्म होने वाला है। और यहाँ पे कैसे करके वो 60 सेकंड पास हो जाते हैं और तभी हमें कई सारे बंदों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक बंदा कहता है कि मैं वहाँ पे आ चुका था, मैं बस 1001 में आने ही वाला था, लेकिन मैं अभी 1002 में हूँ, ये बहुत ही लेट हो गया। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और अभी के मर्तबा ऐसे कई सारे बंदे होते हैं जो इसी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं। और लू फेंग के पास भी आवाज़ आती है 10, 9 और 1 तक हो जाती है और टेलीपोर्ट वो लोग आके अपने वर्चुअल यूनिवर्स में आ जाते हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि एलिमिनेशन हैज एंडेड और सारे कैंडिडेट्स चुन लिए जाते हैं। लू फेंग भी डायरेक्ट आइलैंड ऑफ ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पे आ जाता है। और लू फेंग के पास अभी वहाँ पे 370 कॉल रिक्वेस्ट आए हुए होते हैं और पढ़ते पढ़ते वो आगे बढ़ने लगते हैं और बबाता उसे आने के बाद सारी इंफॉर्मेशन बताने लगती है। और यहाँ पे बबाता उससे कहती है कि यहाँ पे तुम्हें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर बुलाना चाहते हैं। और फिर वो मेल को दिखाया जाता है जो कि 453 फोन कॉल रिक्वेस्ट वहीं 892 मेल्स हो जाते हैं। अब ये देखकर लू फेंग पहले वर्चुअल यूनिवर्स से निकलने की सोचता और फिर वो रियलिटी में आ जाता और फिर से वो वर्चुअल यूनिवर्स में कनेक्ट होता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फेंग के टॉप 51 पे आने पे उसका क्या होने वाला है। क्या लू फेंग को कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है या फिर लू फेंग बहुत ही ज्यादा आगे नाम बनाने वाला है, या फिर वो किसी की नजरों में आ जाएगा जिसकी वजह से उसको फायदा होने वाला है, या फिर उसको उल्टा उस पर भारी नुकसान पड़ने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।